नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है आशीष बंसल ने। आशीष जी, आपने कहा है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? और साथ ही आपने कहा है कि हाइब्रिड फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड क्या सेम है? तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। आपने कहा है कि हाइब्रिड फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड क्या अलग अलग हैं? देखिए, हाइब्रिड फंड का मतलब है कि एक ऐसा फंड जिसके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा एसेट क्लासेस हों। यानी कि जब हम बात करते हैं किसी एक लार्ज कैप फंड की या मिड कैप फंड की, तो इसका मतलब वो एक प्योर इक्विटी फंड है। लेकिन हाइब्रिड फंड की बात की जाए तो उसमें इक्विटी के साथ साथ डेट या इक्विटी, डेट और गोल्ड, इस तरह से एक से ज्यादा एसेट क्लासेस होंगे। तो अब बात आती है कि बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड फंड की एक कैटेगरी है। तो हाइब्रिड फंड्स के अंदर एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो भी हाइब्रिड है, क्योंकि उसके अंदर इक्विटी, डेट और गोल्ड वगैरह होता है। इसी तरह से एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो सकता है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होंगे, लेकिन जो इक्विटी की मात्रा है वो 10% टू 25% के बीच होती है। लेकिन वहीं एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो सकता है जिसमें मिनिमम टोटल जो पोर्टफोलियो है उसका मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी में होता है, बाकी डेट में हो सकता है। और बात जब होती है बैलेंस एडवांटेज फंड की, जिसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से भी जानते हैं, यहां पर इक्विटी और डेट मिनिमम दो एसेट क्लास होंगे, लेकिन इक्विटी एलोकेशन कितना होगा, डेट कितना होगा, ये समय समय पर फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो अब आपको ये बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि बैलेंस एडवांटेज फंड भी एक हाइब्रिड फंड है, लेकिन सभी हाइब्रिड फंड जो होते हैं वो सिर्फ बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं होते हैं, बल्कि वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस्ड हाइब्रिड, मल्टी एसेट एलोकेशन, इस तरह के हाइब्रिड फंड्स भी हो सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपका है, जो आपने पहले पूछा है कि मल्टी एसेट एलोकेशन और डायनेमिक एसेट एलोकेशन। देखिए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड दोनों एक ही होते हैं और ये एक ही कैटेगरी है। कुछ फंड्स के जो नाम हैं वो बैलेंस एडवांटेज फंड है, जैसे कि आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। वहीं यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, तो ये सभी फंड जो हैं एक ही कैटेगरी के फंड्स हैं। और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मैंने शुरुआत में कहा कि यहां पर एक कंडीशन है कि मिनिमम 3 एसेट क्लास होना जरूरी है और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन होना जरूरी है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो किसी एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इक्विटी, डेट और साथ साथ गोल्ड भी होगा। कुछ फंड्स में गोल्ड के साथ सिल्वर और रीट्स भी हो सकता है। और यहां पर जो एलोकेशन है, कुछ फंड्स में होगा कि इक्विटी में मिनिमम 65% एलोकेशन है, बाकी का जो है वो डेट और गोल्ड में है। और किसी फंड में ऐसा हो सकता है कि इक्विटी एलोकेशन 40% टू 60% के बीच है और बाकी डेट और गोल्ड में है। लेकिन कोई भी फंड हो इस कैटेगरी का, वहां पर 3 एसेट क्लास आपको देखने को मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, यदि आप चाहते हैं ऐसा फंड हो जिसके जरिए आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों एसेट क्लास का एक्सपोजर मिल जाए, तो आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं यदि आपको एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना हो जहां पर आपका एलोकेशन इक्विटी और डेट में हो और साथ ही फंड मैनेजर्स मार्केट की कंडीशन के हिसाब से उसे डायनेमिकली मैनेज करते रहें, तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा कि विस्तार से इसका जवाब दूं ताकि सभी इन्वेस्टर्स को, सभी व्यूअर्स को ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है रजनी गुप्ता ने। रजनी गुप्ता जी, आपने कहा है कि आप लखनऊ की रहने वाली हैं और आपके हस्बैंड को जो रिटायरमेंट कॉर्पस मिला है उससे 30 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और आपने कहा है कि पिछले 2 महीने से ही आपने निवेश की शुरुआत की है। तो पहले एक बात जरूर कहूंगा
कि आपने 2 महीने पहले शुरुआत की और अचानक मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो ऐसे में क्योंकि अभी आपने छोटा सा एक पार्ट इन्वेस्ट किया है और काफ़ी पैसा आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बाकी है, तो यदि आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगी तो यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जब फंड्स का चुनाव करें तो वहाँ पर आप ये देखें कि कितना जोखिम है। जैसे कि आपने कहा है कि आपने टाटा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो स्मॉल कैप फंड, हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड अच्छा है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में लार्ज कैप के मुकाबले और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर तेजी भी बहुत रही थी, काफ़ी करेक्ट हो चुका है अब स्मॉल कैप सेगमेंट, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी गुंजाइश बाकी है। साथ ही कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड ये होगा जिसमें 5,000 की SIP, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000 प्लस 1 लाख आपने लमसम भी किया है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 25,000 लमसम और 1,000 की SIP की है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2,000 रुपये की SIP, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000 की SIP और 25,000 लमसम। ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड आपने लिया है, इसमें आपने 85,000 रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किए हैं। टोटल सब मिलाकर 2,75,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर चुकी हैं। आपने कहा है कि टोटल 10 साल तक निवेश करना है, बाकी पैसा कहाँ लगाना है वो आप जानना चाहती हैं। देखिए, फंड्स ऑलरेडी बहुत आपने चुन लिए हैं, आप इन्हीं फंड्स में भी अगर अमाउंट को ऐड करेंगी तो भी अच्छा है। और स्पेशली इस वक्त के हिसाब से मैं कहूँगा कि जैसे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है उसमें आप लमसम पैसा थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकती हैं। ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड जो है ये बहुत ही अच्छा फंड है, एक हाइब्रिड कैटेगरी का, इसमें आप लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी लमसम पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो इन फंड्स में आप ऐड करें। साथ ही एक बैलेंस एडवांटेज फंड, आपने कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड लिया हुआ है, उसमें भी आप पैसा ऐड कर सकती हैं। उसके अलावा महिंद्रा मेनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी इस कैटेगरी का एक अच्छा फंड है, इसमें भी आप लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड में, लार्ज कैप फंड्स में, फ्लेक्सी कैप फंड्स में और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और अभी भी आप काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बाकी है आपके पास, जैसा आपने कहा, तो आप लमसम करना चाह रही हैं, लेकिन एक ही दिन पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इसे स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना है। अगले 2-3 महीने में टोटल पैसे को आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकती हैं और इस तरह से आप पोर्टफोलियो बनाइए और फिर आप जैसा आपने कहा 10 साल तक इन्वेस्टेड रहिए, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ पूछा है रोहिन मालावी ने, और आपने बताया कि आप मुंबई में रहते हैं और 60 ईयर्स की एज है। 77 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे म्यूचुअल फंड्स में 2016 में, जो अब बढ़कर हो गए हैं 1,74,00,000 रुपये, और अब आप यहाँ से SWP करना चाहते हैं। और आपने कहा है कि 25 ईयर्स तक आप रेगुलरली पैसे निकालते रहें SWP के जरिए, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी उतना ही रहे, वो कम ना हो, ऐसी आप उम्मीद करते हैं। तो कितना पैसा आपको विड्रॉ करना चाहिए? देखिए, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कि आप हाइब्रिड फंड से SWP करेंगे, आपने बताया नहीं कि कौन सी स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन यदि बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो है तो पहला सुझाव तो ये होगा कि आप हाइब्रिड फंड्स में स्विच कर ले पैसे को और फिर वहाँ से आप SWP करें। दूसरी बात यह है कि कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि मैं 10% के रिटर्न्स की उम्मीद करूं कि जो आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे वहां पर सालाना 10% का रिटर्न मिलेगा, तो उस हिसाब से 1,74 लाख रुपीज़ पर आप हर महीना 1,45,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपको इतना नहीं करना चाहिए यदि आप ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल जो है आपका वो सुरक्षित रहे। साथ ही एक बात और समझना इंपॉर्टेंट है कि इस साल हर महीना यदि आप 1,74,000 विड्रॉ करेंगे और उसे खर्च करेंगे तो समय के साथ तो खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहेगी, पैसे की वैल्यू कम होती रहेगी। तो इसके लिए प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि शुरुआत में आप कम विड्रॉ करें और साल दर साल जो SWP का अमाउंट है उसे बढ़ाते रहें।
और ऐसे में मेरी राय होगी कि आप हर महीना 0.5% के हिसाब से विड्रॉ करें। तो यदि आपके पास 1,74,00,000 रुपीज है तो उसका सिर्फ 0.5% आप विड्रॉ करें हर महीने का, जो निकल कर आता है 87,000 रुपीज। तो यानी कि 87,000 रुपीज पर मंथ आप इस साल अपने टोटल पोर्टफोलियो में से विड्रॉ कीजिए, उसकी एसडब्ल्यूपी शुरू कीजिए और अगले साल आप एसडब्ल्यूपी का जो अमाउंट है उसे चेंज कर दीजिए और अगले साल जो है आप इसे 5-7% से और बढ़ा लीजिए। तो साल दर साल जो आपका अमाउंट है, जो आपको पैसा मिलेगा एसडब्ल्यूपी के जरिए, वो बढ़ता रहेगा। इससे आपके जो फ्यूचर के जो खर्चे बढ़ेंगे उन्हें मैनेज करने में आसानी होगी। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विपुल तमराकर ने। और विपुल जी, आप 10,000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं, 10 से 15 साल का नजरिया है, फंड जानना चाहते हैं, अच्छा टाइम है आपके पास में। मैं कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, 3 फंड्स ले लीजिए। एक आप मल्टी कैप फंड लीजिए और मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप फंड आप चुन सकते हैं। साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा फंड रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड भी चुना जा सकता है। इसके जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा इन दोनों फंड्स के जरिए। और साथ में एक 2,000 रुपये आप एक इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, ये स्कीम आप चुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह का एक्सपोजर मिलेगा। और साथ ही सेगमेंट की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में मिल पाएगा। तो इन 3 फंड्स के साथ आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। डोमेस्टिक फंड में 4-4 हज़ार रुपये और इंटरनेशनल फंड में 2,000 रुपये। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है विवाश विश्वास ने। और आपने कहा है कि आपकी एज है 34 ईयर्स की और पिछले 1 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में 1,000 रुपीज़ की एसआईपी है, स्मॉल कैप कैटेगरी का अच्छा फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1,000 रुपीज़ की एसआईपी है, ये भी मिड कैप कैटेगरी का बेहतरीन फंड है। टाटा स्मॉल कैप फंड में भी आप 1,000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे हैं, फंड ये भी अच्छा है। एडलवाइज मिड कैप फंड में 1,000 रुपीज़ की एसआईपी, ये भी फंड अच्छा है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक अग्रेसिव फंड है, क्योंकि इसका अगर हम देखें पोर्टफोलियो तो उसमें लार्ज कैप के अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप में भी एलोकेशन अच्छा है, जबकि ज़्यादातर जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनमें ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप का है। तो यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी अग्रेसिव है। मिड कैप, स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और 15 साल के नज़रिए से अच्छा पोर्टफोलियो है, स्कीम्स भी अच्छी हैं, लेकिन उतार चढ़ाव का जोखिम यहाँ पर रहेगा। तो आपने क्योंकि रिस्क लेकर ये पोर्टफोलियो बनाया है तो घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी के जरिए आप निवेश करते रहिए और आपको 15 साल में अच्छा फ़ायदा होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए और साथ ही आप इसे स्टेप अप भी कीजिए। तो इस वक्त पर यदि आप 5,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं तो साल दर साल कम से कम 10% से एसआईपी अमाउंट को जरूर बढ़ाइए और जब जब आपकी इनकम बढ़े तब और भी ज़्यादा आप बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज मैंने इस वीडियो में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप इसी तरह कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।